So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 13th of March 2021. तो अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द फ्यूचर इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज एन अचीवमेंट। जो आपका भविष्य है वो कोई तोहफा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अचीवमेंट होने वाला है। आपको अपने भविष्य के लिए आज ही से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और इसका आप अगर ऑल्टरनेटिव देखोगे तो क्या बोलना है, टाइम का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम अभी से ही क्रिएट करना है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसको लेकर आगे चलना है, उसी को इस्तेमाल करके आगे चलना है। यह रिसोर्सेज आपके आने वाले टाइम पर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके लाइफ में आगे चलते रहोगे तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स के ऊपर नजर मार लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कंट्री का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट। बेसिकली ये कंट्री का बिगेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है। तो ये कहां पर लग रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कहां पर इसको लगाया गया है, इसका क्या कैपेसिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तो हाल ही में हमारी सरकार ये रूल लेकर आई है। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको आईटी रूल के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कमी है। बेसिकली यहाँ पर ये जो आर्टिकल है जो मैंने आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो यहाँ पे यही बता रहा है कि इन आईटी रूल्स के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या इसके लूप होल हैं। और लास्ट वाला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जानेंगे यूएपीए एक्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है, डिटेल में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये शॉर्ट आर्टिकल्स के बाद कुछ हम लोग डिटेल में आर्टिकल्स देखने वाले हैं, लेंदी आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो शॉर्ट आर्टिकल्स हमने देख लिया क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम बात करेंगे AIP फॉर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। आज के वीडियो में हम लोग दो आर्टिकल पनडुब्बियों के बारे में बात करेंगे, सबमरीन्स क्या होती हैं, और सबमरीन ये कन्वेंशनल सबमरीन क्या होती है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या होती है, ये AIP सिस्टम क्या है, और ये AIP सिस्टम हम अगर सबमरीन में लगाएंगे तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करी गई है बिहार के अंदर नए नए केसेस देखने को मिले हैं, कोविड-19 के नहीं है ये जो बीमारी काफ़ी टाइम पहले से चलती हुई आ रही है, काला अजहर। तो इसके बारे में जानेंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसको किस तरीके से हम लोग इससे टैकल कर सकते हैं, क्या क्या आज के टाइम पर हम लोग क्या एलिमिनेशन प्रोग्राम्स चला रहे हैं इन बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उससे पहले हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, तो इसका उत्तर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्टेट विच इज इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ वन स्टेट वन राशन कार्ड सिस्टम रिसेंटली। हाल ही में एक राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करा गया है, और वो कौन सा राज्य है आप लोग को सही उत्तर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट आंसर बताना है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड, केरला या फिर झारखंड। जल्दी से आंसर करो इसका नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर बटन, ये जो बटन आ रहा है इसको दबा दो और बेल आइकन भी दबा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल इन शॉर्ट का, बात करता है कंट्री का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ये आप देख पाओगे ये सोलर पावर प्लांट है। अच्छा, हम क्यों लगाते हैं सोलर पावर प्लांट, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सोलर एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम इन पैनल पे उस चीज़ का जो किरणें हैं वो उसका यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, बिजली को उत्पन्न कर सकें। ठीक है, और फिर जो बिजली है उससे हमारे बहुत सारे फायदे भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादातर पानी से बिजली को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा वाटर भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, सोलर पावर प्लांट से काफ़ी हद तक बिजली को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, ये कंट्री का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनेगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा है, ये कंट्री में ऐसा पहला है। ठीक है, तो आप देख पाओगे तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है। नाउ
इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना के अंदर लगाया गया है। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पेड़ापल्ली, और वहाँ पर एक जगह है रामगुंदम, वहाँ पर ये लगाया गया है। लेकिन आप अगर तेलंगाना याद रखोगे तो भी इनफ है। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है, आप लोग देख पाओगे, तेलंगाना टू हाउस इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या बात करी गई है। पहले तो वही बात करी गई है जो कंट्री का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट है, ये अभी तक का, आज की तारीख तक का, इसको डेवलप करा गया है एनटीपीसी के द्वारा। और कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर। और मई और जून से हम लोग इसको कमीशन करने वाले, यानी कि इसको यूज़ करेंगे मई और जून से आने वाले टाइम पे। और इसकी कितनी कैपेसिटी है, 100 मेगावाट तक की इसकी कैपेसिटी है। और आपको मालूम होगा 1 मेगावाट से ही हम लोग काफ़ी सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ये तो 100 मेगावाट है, तो हज़ारों घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे इससे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2। अब यहाँ पे ये बात करी गई है आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के बारे में। नाउ अब आप लोगों को मालूम होगा हमारी सरकार हाल ही में ये रूल लेकर आई है। पहले इस रूल का क्या पर्पज़ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है। ये आईटी रूल लाया गया है ताकि जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप लोगों को मालूम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो गए, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। उसी तरीके से हमारे जो डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हैं वो हो गए। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ढेर सारा कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड होता है। अब इन कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए ये रूल लेकर आए हम लोग। खासकर क्या चीज़ है, सोशल मीडिया पर हम लोग फेक न्यूज़ को टैकल करेंगे कि जो फेक न्यूज़ ज़्यादा ना फैलाई जाए। हम ये रूल इस्तेमाल करके उस बंदे का अकाउंट बैन करवा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया को इन्फॉर्म करके इस फेक न्यूज़ को हटा सकते हैं। और साथ ही साथ हम उस बंदे को भी ढूंढेंगे जो ओरिजिनेटर है, यानी जिसने ये फेक न्यूज़ सबसे पहले अपलोड करी थी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये आईटी रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे ताकि फेक न्यूज़ को टैकल कर पाएँ। दूसरी तरफ अमेजन प्राइम वीडियो हो गया और या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाता है, तो उनको टैकल करेंगे हम लोग बाय यूजिंग दिस रूल। उसके बाद आता है हमारा न्यूज़ चैनल्स हो गए, बहुत सारे डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो वहाँ पे भी हम लोग फेक न्यूज़ को टैकल करने वाले हैं। तो बेसिकली ये आईटी रूल लाया गया है ताकि हम लोग कंटेंट को मॉनिटर कर पाएं। नाउ अब ये जो केरला की हाई कोर्ट है, इसने रोक लगा दिया इस सेंटर के ऊपर, केंद्र सरकार के इस एक्शन के ऊपर। बोला ये जा रहा है, बहुत सारे जो लीगल न्यूज़ पोर्टल है उनके द्वारा ये बोला गया, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो फ्रीडम दे रखा है हम लोगों को, वो फ्रीडम कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है। लोगों की फ्रीडम के ऊपर रोक लगाई जा रही है। कैसे लगाई जा रही है मैं भी आपको बताऊंगा आगे। उससे पहले देख लेते हैं, ये आर्टिकल द हिंदू का है, न्यू आईटी रूल्स केरला हाई कोर्ट रिस्ट्रेंस सेंटर। नाउ आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो कोर्ट है, कोर्ट ने नोटिस इशू किया सेंटर को और एक पेटिशन फाइल करा गया था, आप कह सकते हो कोर्ट के अंदर। तो वो किस चीज़ के लिए पेटिशन किया गया था कि जो ये आज के टाइम पर रेगुलेटिंग रूल्स लेकर आए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा संविधान हम लोगों को क्या देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हक देता है। मतलब हमारे पास खुलकर अपनी बात रखने का हक है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो किसी ने कुछ बोला है और सरकार को लग रहा है कि वो फेक है या फिर वो सारी चीज़ें हैं, तो उसका अकाउंट बैन करवा दिया जाएगा, उसको ढूंढा जाएगा किसने करा है, फेक न्यूज़ को हटवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन है उसका वायलेशन होता हुआ दिख रहा है, उसका हनन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या होगा, हम लोग ओरिजिनेटर को ढूंढेंगे, यानी ये फेक न्यूज़ किसने फैलाई है सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा, किसके द्वारा सबसे पहले अपलोड करी गई थी। बाद में तो ये शेयर करते गए, लेकिन पहले किसने अपलोड करा था उसको देखा जाएगा, फिर उसके खिलाफ बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कमियां दर्शा रहा है, ऐसा यहाँ पर बात बोली गई है। नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पर बात करी गई है यूएपीए एक्ट के बारे में। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे होगा चलो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये बेसिकली न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि ये देखो बोला ये जा रहा है 2015 में ये एक्ट था, ठीक है, लेकिन 2015 से 2019 के बीच में देखें तो यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा है हमने, बहुत सारे लोगों के केसेस को रजिस्टर्ड करा गया है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर में। और ये एक्ट से आप कह सकते हो आतंकवादी घोषित ठहरा कर दिया जाता है किसी को भी, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक एक्ट है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ये एक्ट क्या है। तो बेसिकली वो बताया जा रहा है
केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर बताया गया, द हिंदू का आर्टिकल है कि 72% तक केसेस बढ़े हैं इस यूएपीए एक्ट के अंदर, यानी यूएपीए एक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को रजिस्टर्ड करा गया है साल 2019 के अंदर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर अरेस्ट करा गया है आप लोग देख पाओगे, रजिस्टर करा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, हमारे काम की नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है हम लोग यूएपीए एक्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब किया है, बट मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ इस एक्ट के बारे में। सबसे पहले इस एक्ट को लाया गया था 1967 में, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेन मकसद क्या था इस एक्ट का लाने के लिए, नाम क्या है इसका, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि हमारे कंट्री के खिलाफ, हमारी सोवरेनिटी, हमारी टेरिटरी के खिलाफ अगर कोई स्टेप उठाता है, हमारी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके खिलाफ हम लोग ये एक्ट इस्तेमाल करके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और इस एक्ट के दौरान अगर अरेस्ट कर लिया गया तो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पनिशमेंट दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब है, जीवन भर आपको जेल हो सकती है, और बहुत हाईएस्ट पेनल्टीज लग सकती हैं, इवन डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, मौत की सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कंट्री के खिलाफ कदम उठाया है किसी ने, तो फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। नाउ यहाँ पर ये जो एक्ट है ये दोनों के ऊपर इम्प्लीकेबल होता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो। अगर कोई यहाँ पर कंट्री के खिलाफ कोई डिसरिस्पेक्ट करता है कंट्री को, तो ये सभी के खिलाफ यहाँ पे यूएपीए एक्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें 2004 के अंदर इसके अंदर बदलाव लाया गया था, और 2004 के अंदर इसमें हम लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और ऐड कर दिया, यानी कोई आतंकवाद है तो उसको भी हम लोग यूएपीए एक्ट के दौरान यहाँ पे चीज़ें टैकल करेंगे। यानी अगर कोई टेररिज्म वगैरह देखने को मिल रहा है, तो आतंकवाद देखने को मिल रहा है, तो हम इस एक्ट का इस्तेमाल करके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, उसको जीवन भर जेल हो सकती है या फिर उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, मौत की सज़ा भी सुना सकते हैं। नाउ इसके अंदर कौन देखभाल करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिसर होते हैं, एनआईए जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। आई होप आप लोग को यूएपीए के बारे में क्लियर हुआ होगा, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें से आप देख पाओगे यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर करा है 42 ऑर्गेनाइजेशन को, 42 जो ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवाद के जो भी संगठन हैं 42, तो उन सबको यूएपीए एक्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डाल रखा है। नाउ अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड करे जाते हैं और करे गए भी हैं, और जो है अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो जो रजिस्टर्ड केसेस के अंदर जितने को भी दोषी ठहराया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 2.2 केसेस हैं। 2.2 केसेस में ही लोगों को अरेस्ट करा गया है, यानी कि मान लो 100% अगर लोगों को रजिस्टर्ड करा गया है, 100% लोगों को रजिस्टर्ड करा गया है, रजिस्टर्ड अलग है और अरेस्टेड अलग है। यूएपीए एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड करा गया तो आप छूट सकते हो, लेकिन अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके बाद कार्रवाई चलेगी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, रजिस्टर्ड करने के बाद सिर्फ 2.2% तक केसेस जो हैं वो अपने मुकाम तक पहुँचे हैं और बाकी सारे ऐसे ही हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएपीए एक्ट के बारे में एक पिक्चर मुझे मिल गया था तो मैंने ये लगा दिया, थोड़ा सा डिटेल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि एनआईए यहाँ पे देखती है सारी चीज़ें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, एनआईए के ऑफिसर यहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, जो मैंने अभी बताया है वही यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आर्टिकल इन डिटेल की तरफ। तो जो पहला आर्टिकल है हमारा आज का, आर्टिकल इन डिटेल, वो बात करता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन फॉर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स पे। सबमरीन्स किसको बोलते हैं, पनडुब्बी को बोलते हैं। क्या होती है सबमरीन, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होती है पानी के अंदर, ये रह के चलती है। ठीक है, पानी के अंदर हम लोग अपना निशाना देख के जो है ठोक देते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया के पास भी बहुत सारी सबमरीन्स हैं और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। तो सबमरीन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पानी के अंदर भी चल जाती है, इस तरीके से जो है ये चलती हुई नज़र आती है। ठीक है, और पानी के अंदर पूरी तरह से भी ये चली जाती है। नाउ अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के सबमरीन है, कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर सबमरीन है। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग आर्टिकल पे मुद्दे पे आते हैं कि ये जो एआईपी सिस्टम है, एआईपी की फुल फॉर्म है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन, ये हम लोग ला रहे हैं अपने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए। अगर हम ये सिस्टम लगा देंगे ना इन सबमरीन्स, इन पनडुब्बियों में, तो ये पनडुब्बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। कैसे होगी आगे हम बात करेंगे, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ये आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बात करी जा रही है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। ये एआईपी सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पर हमारी सबमरीन्स के लिए, अगर हमें उन्हें और स्ट्रॉन्गर बनाना है तो। आप देख पाओगे ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या है, जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक फाइनल डेवलपमेंट टेस्ट करा है इस एयर प्रोपल्जन सिस्टम का, यानी कि एआईपी सिस्टम का टेस्ट किया इन्होंने और टेस्ट बहुत सक्सेसफुली हो चुका है। यानी कि हम ये एआईपी सिस्टम आने वाले टाइम पे अपनी पनडुब्बियों के अंदर लगाने वाले हैं, टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है इस वजह से। नाउ
कुछ हम लोग की सिस्टम्स देखेंगे। सबसे पहले AIP की फुल फॉर्म फिर से याद रखना, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर डिपेंडेंट ना होना, तो एयर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इस वजह से हम लोग सबमरीन के अंदर ये सिस्टम लगा रहे हैं। होता क्या है आज के टाइम पे, देखो अब यहाँ पे मैं आपको मेन मुद्दा समझाता हूँ। हमारे पास दो टाइप की सबमरीन्स हैं, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन। यहीं पर मैं आप लोग को डिफरेंस क्लियर करता हूँ, ठीक है। कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब होता है ये डीजल और इलेक्ट्रिक के ऊपर ये सबमरीन, ये जो पनडुब्बी है चलती है। न्यूक्लियर सबमरीन बहुत पावरफुल होती हैं, ये बहुत महंगी होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके ये पनडुब्बी चलाई जाती हैं, तो इसकी बात ही अलग है, ठीक है। अभी कमज़ोर कौन सी है, तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी कमज़ोर कौन सी है, ये वाली है, डीजल और इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कन्वेंशनल सबमरीन, तो ये पानी के अंदर जाती है। पानी के अंदर जाने के बाद इसको हर दिन बाहर आकर निकलना पड़ता है अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए, ठीक है, और एक ऑक्सीजन लेने के लिए। तो हमेशा इस पनडुब्बी को नदी में से आप कह सकते हो जहाँ पे भी ये है बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है, हर रोज़। अब यहाँ पर तो कमज़ोरी तो हो गई, लेकिन ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये महीनों महीनों तक वाटर के अंदर रह सकती है। ध्यान से सुनना, महीनों तक, तो हम लोग दूर दूर तक जा सकते हैं, आराम से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कमज़ोर पड़ गई। अब इसके अंदर अगर हम ये AIP सिस्टम लगा देंगे, एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम, तो इसको सिर्फ सप्ताह में एक बार निकल कर आके चार्ज करना है, फिर वापस से ये अंदर जा सकती है, सप्ताह भर तक ये अंदर रह सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, मजबूत हो जाएगी सबमरीन। तो ये वही बात है कि AIP सिस्टम लगाने की बात करी जा रही है इसके अंदर, और 2023 तक हम लोग ये AIP सिस्टम फिट करने वाले हैं INS कलवरी कैटेगरी की सबमरीन्स के अंदर। जो INS कलवरी के अंदर ये जो इसके अंदर जो भी पनडुब्बियां आती हैं इस कैटेगरी में, उन सभी के अंदर 2023 तक हम लोग ये AIP सिस्टम लगाएंगे। एडवांटेज क्या होता है AIP सिस्टम का, इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी पावर बढ़ जाती है, लिथैलिटी बढ़ जाती है, प्लस स्टेल्थ, यानी कि आपकी पूरी तरह से पावर बढ़ जाएगी, आप पानी के अंदर ज़्यादा समय तक ये पनडुब्बी रह पाएगी, ठीक है। तो जो पहले डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, इसको क्या होता था, पहले बाहर निकल के अंडर वाटर से बाहर निकल के आना पड़ता था अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए, जल्दी जल्दी उससे बैटरीज को चार्ज करना पड़ता था, तो बहुत कम टाइम तक वो पानी के अंदर रह पाती थी। नाउ अब ये सिस्टम लग जाएगा तो उसकी मजबूती बढ़ जाएगी, अब वो पानी के अंदर काफ़ी समय तक रह सकती है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर ये एक और सिस्टम है, ये क्या है कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि देखो सबमरीन में क्या होगा, अभी हमने AIP सिस्टम बात करा, AIP सिस्टम लगेगा, उसके बाद जो है इससे क्या हेल्प मिलेगा, हम लोग हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो मैरीन पॉल्यूशन, यानी कि नदी के अंदर जो भी आप कह सकते हो पॉल्यूशन होगा, ऑब्वियस सी बात है सबमरीन चल रही है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी होगा, तो वो प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा अगर हम ये सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। प्लस इस सिस्टम का इस्तेमाल करके साउंड भी कम आएगी, ठीक है, साउंड भी कम आएगी सबमरीन में से। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये हमने बात करा कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, वो कर रहा है DRDO की एक दूसरी बॉडी, कौन है, NMRL। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेवल मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी। ये क्या है, ये वन ऑफ द लैबोरेटरीज है जो कि फंक्शन करती है DRDO के अंदर में। अब यहाँ पे इसका मेन मिशन ये है कि जो ये जो AIP सिस्टम है जिसकी आज अब हम बात कर रहे हैं, तो इसको डेवलप कौन करता है, इसको डेवलप करता है ये NMRL, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये डेवलप करता है। उसके बाद ये क्या, इसका क्या मिशन है, ये तो हमने देख लिया, AIP सिस्टम को डेवलप करता है। दूसरी चीज़ साइंटिफिक सॉल्यूशन देता है, जो हमारी नौसेना है भारत की, उनको सॉल्यूशन देता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए सॉल्यूशन बहुत बड़ा ये लेकर रखता है। उसके बाद बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम करता रहता है ताकि जो हमारी नौसेना है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सके हम लोग, और नई नई चीज़ें लाकर हम लोग अपने नौसेना को दे सकें। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन वर्सेस कन्वेंशनल सबमरीन, वही पॉइंट आ गया, वही टॉपिक आ गया जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी होती है और कन्वेंशनल सबमरीन कौन सी होती है। न्यूक्लियर बहुत पावरफुल होती हैं, कन्वेंशनल थोड़ी वीक सी होती हैं, तो उसके अंदर अगर हम लोग AIP सिस्टम लगाएंगे तो वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। तो न्यूक्लियर सबमरीन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, हमारे पास है INS अरिहंत और INS अकुला, ठीक है। कन्वेंशनल में INS बहुत सारी हमारे पास जो बाकी बहुत सारी सबमरीन है जो कि INS के अंदर आती हैं, INS करंज हो गया, और INS अभी हमने बात करी कलवरी के अंदर बहुत सारी वैक्सीन्स आती हैं, सबमरीन्स आती हैं वैक्सीन्स बता रहा हूँ। नाउ यहाँ पे बात करते हैं ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के क्या एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इनको निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, महीनों महीनों तक मैक्सिमम पावर होती है भाई, महीनों तक ये पानी के अंदर रह सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और काफ़ी बढ़िया तरीके से अनलिमिटेड रेंज तक ये लोग, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम तक ये पानी के अंदर रह सकती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा AIP के बारे में। ना वो बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहाँ पे बात करी जा रही है आईएनएस करंज। ये देखोगे आप पीआईबी का आर्टिकल है, ठीक है, और पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट सरकार अपनी तरफ से जो है आर्टिकल्स पब्लिश करती है। बात करी गई है, ये भी एक पनडुब्बी है। आईएनएस की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप, ठीक है। ये क्या है? करंज, ये पनडुब्बी का नाम है। तो ये थर्ड कलवरी पनडुब्बी, ये हमारे जो आप कह सकते हो नेवी है, नौसेना है, उसमें शामिल करी जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो हाल ही में इंडिया की नेवी में, अगर हम बात करें भारत की नौसेना में, तीसरी स्कॉर्पियन क्लास की हम लोग सबमरीन जिसका नाम है आईएनएस करंज, इसको हम लोग लगा रहे हैं, इसको शामिल कर रहे हैं अपने भारत की नौसेना में। नाउ अब आप सोचोगे चलो सब समझ में आ गया, स्कॉर्पियन क्लास समझ में नहीं आया। स्कॉर्पियन क्लास मतलब वही कन्वेंशनल सबमरीन जो कि डीजल प्लस इलेक्ट्रिक वाली सबमरीन है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कॉर्पियन सबमरीन। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये आईएनएस करंज, जो मैंने अभी बात कर रहे हैं आईएनएस करंज की, तो ये इंडियन नेवल शिप करंज वाली ये सबमरीन है, ये पनडुब्बी है। अब ये हमारे आप कह सकते हो शामिल हो चुकी है हमारे नौसेना के अंदर। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हम लोग की पॉइंट्स को देखेंगे। तो जो हमारी देखो ये कौन सी है? तीसरी सबमरीन है, तीसरी आईएनएस करंज है। तो इससे पहले बहुत सारी हमारे पास दो और होनी चाहिए। तो जो प्रीवियस वाली आईएनएस करंज थी वो एक रशियन ओरिजिन सबमरीन थी, इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया था 1969 में, और लगभग 34 साल तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसे, ठीक है। नाउ अब हम लोग नई आईएनएस करंज लेकर आ चुके हैं, तो नई आईएनएस करंज का अब इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखा नहीं होगा, यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये प्रोजेक्ट 75 से बिलोंग करती है। तो ये प्रोजेक्ट 75 क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक प्रोग्राम है जो कि हमारी भारत की नौसेना के द्वारा चलाया जाता है। और आप कह सकते हो जो अभी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, हमारे पास कितनी स्कॉर्पियन सबमरीन है, यानी डीजल इलेक्ट्रिक वाली कितनी सबमरीन है? हमारे पास टोटल 6 स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट 75 है इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यानी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इसके प्रोजेक्ट के अंडर में जो मझगांव डॉक लिमिटेड यानी कि जो एमडीएल है, जो कि इंडिया का है, और यहाँ पर इसी के द्वारा ये सबमरीन बनाई जाती हैं। तो एमडीएल मैन्युफैक्चर करता है इन सबमरीन्स को, इस प्रोजेक्ट के अंडर में इसने मैन्युफैक्चर किया है। एमडीएल जो है वन ऑफ द लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड है, यहाँ पे सबमरीन बिल्डर है। अगर हम कह सकते हो सबमरीन पनडुब्बियाँ किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो मझगांव डॉक लिमिटेड ही बनाता है। ओके, नाउ आगे बात करेंगे कुछ और सबमरीन्स हैं जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर में चल रही हैं। ये तो हमने बात करा था आईएनएस करंज की, ठीक है, जो आईएनएस करंज जो अभी शामिल करी गई है नेवी में, वो भी इस जो है प्रोजेक्ट 75 की है। नाउ कुछ और सबमरीन्स चल रही हैं इसके अंदर, वो कौन कौन सी हैं? दो सबमरीन, एक कौन कौन सी, एक तो कलवरी और दूसरी है खंदेरी। ये दोनों पनडुब्बियाँ जो है ये भी शामिल कर ली गई हैं भारत की नौसेना के अंदर, ये भी प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है। उसके बाद 4 स्कॉर्पियन वेला, इनको भी आप कह सकते हो ये सी ट्रायल के ऊपर चल, यानी कि ट्रायल चल रहा है इनका। उसके बाद 5वीं जो है स्कॉर्पियन वागिर, ठीक है, ये इसको लॉन्च कराया गया था नवंबर 2020 में। और जो 6ठी सबमरीन है वागशीर, ये आने वाले टाइम पे हम लोग इसको लाने वाले हैं, इसके डेवलपिंग के ऊपर काम चल रहा है अभी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के बारे में। तो इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन सी होती है, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है, ठीक है। तो आई होप मुझे अब यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वही सारी चीज़ें हैं, आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे नेवी अब यहाँ पर ये कोशिश कर रही है जो ये स्कॉर्पियन वाली सबमरीन है, यानी कि ये जो कन्वेंशनल सबमरीन है जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक वाली है, इसके अंदर हम लोग AIP सिस्टम को जल्द से जल्द लगाएं ताकि इसकी पावर बन जाए, ठीक है। क्या हो जाए, इसकी इन्हेंस हो जाए, क्या इंड्योरेंस, इसका जो पावर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाए। नाउ आते हैं हम लोग लास्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है काला अजहर एलिमिनेशन के ऊपर। ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये भी। यहाँ पे बताया गया 7 नए केस निकल के आए हैं काला अजहर के। कहाँ पर? एक सप्ताह में ये 7 केस निकल कर आए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो ये फोकस में क्यों है, न्यूज़ के अंदर क्यों है। सबसे पहले आप देख पाओगे जो नए केसेस हैं काला अजहर के, इसका साइंटिफिक नेम है विसरल लेशमैनियासिस, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सीरियसली ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और 7 केसेस निकल कर आए हैं। और हालांकि यहाँ पे बिहार जो है ये बीमारी से पहले से लड़ता हुआ आ रहा है और बिहार हमेशा फेल होता हुआ आया है। बिहार ने कोशिश कर रहे थे यहाँ पे साल 2010 तक हम लोग इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन साल 2010 तक फेल हो चुका था बिहार, इसको नहीं ख़त्म कर पाया। फिर टाइम पीरियड बढ़ा के हमने 2015 कर दिया, 2015 तक भी नहीं कर पाया। उसके बाद 2017 कर दिया, 2017 तक भी इस बीमारी को नहीं खत्म कर पाया। अब 2020 हो गया, 2020 में भी ये खत्म नहीं हो पाया। तो बिहार हर तरीके से बार बार फेल हुआ है इस बीमारी को टैकल करने में।
ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे लेशमैनियासिस। तो ये काला अजहर और लेशमैनियासिस एक आप कह सकते हो, इसमें क्या होता है, आपको इर्रेगुलर पता नहीं कब कब बुखार चढ़ जाता है या फिर आपका उल्टा सीधा तरीके से वेट लॉस होने लगता है कहीं भी शरीर में से। उसका बाद आपके स्प्लीन के अंदर आप कह सकते हो लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, दिमाग से रिलेटेड दिक्कत आने लगती है, मेमोरी आपकी लॉस होने लगती है। और ये जो बीमारी ऐसी है, अगर इसको ठीक नहीं करा गया ना तो 100% इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है। और ये जो बीमारी है ये आज के टाइम पर एक एनटीडी बीमारी यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। इसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। और ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है, लोगों की डेथ हो जाती है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण आप देख पाओगे, स्प्लीन का बढ़ना, लीवर के सूजन आ जाना, ठीक है, रात में पसीना आता है खूब ज़्यादा, टेम्परेचर जो है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इरेगुलर टेम्परेचर चल रहा है, खून निकल रहा है, स्किन का ब्लैक होना, ठीक है, स्किन के ऊपर आप देख पाओगे बहुत सारी छत्ते छत्ते पड़ जाते हैं, वो यहाँ पे पड़ने लगते हैं, डार्क हो जाती है स्किन, कफ हो जाता है, कमजोरी होने लगती है और वेट लॉस होने लगता है। आप देख पाओगे किस तरीके से अजीब सा वेट हो गया है, ठीक है, इरेगुलर वेट लॉस होता है। तो ये सारे जो है इसके सिम्टम्स हैं। ना अगर हम बात करें बीमारी होती कैसे, अब तो बीमारी ये होती है यहाँ पे आप देख पाओगे इस जानवर से, ठीक है, ये यहाँ पर ये इंसेक्ट है, ये इसके काटने से बीमारी होती है। और ये क्या है, ये है एक पैरासाइट, आप कह सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं सैंड फ्लाइज। तो ये सैंड फ्लाई के काटने से ये बीमारी लेशमैनियासिस हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ बेसिकली जो ये लेशमैनियासिस हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहले आप देख पाओगे विसरल लेशमैनियासिस होता है, फिर क्यूटेनियस लेशमैनियासिस और फिर म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। यानी एक है जो कि आपके अलग अलग ऑर्गन को बीमार कर देता है, अलग अलग ऑर्गन को बर्बाद कर देता है, आपके शरीर के हिस्सों को बर्बाद करने लगता है। दूसरा ये आप देख पाओगे ये आपके स्किन को इफेक्ट करता है। तीसरा भी आपके स्किन को इफेक्ट करता है, ठीक है, आपके बॉडी के ऊपर, खाल के ऊपर छत्ते छत्ते से पड़ने लगते हैं, ठीक है, कटने लगती है खाल। तो ये बहुत बुरी बीमारी हो जाती है। अगर इसको ट्रीट ना करा जाए तो 100% 95% तक इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये है सैंड फ्लाई, ये काटती है तभी ये बीमारी फैलती है। नाउ अब यहाँ पे क्या क्या रीज़न है कि जो बिहार है वो इसमें पास नहीं हो पाया। सबसे पहले तो बिहार अपने डायरेक्शन लेकर नहीं चल पाया, ठीक है, बिहार ने अच्छी तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करी। दूसरी तरफ गरीबी बहुत है वहाँ पे। अगर हम बात करें इस बीमारी से कौन से लोग मरे हैं, जो दलित्स हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं, मुस्लिम्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विक्टिम्स बने, सबसे ज़्यादा बीमार हुए इस बीमारी से, और उन्हीं लोगों की जान गई है जो कि पुअर हैं, जो कि अपना इलाज नहीं करवा पाए। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया है, लगभग अगर हम पिछले साल में देखें, साल 2010 से लेकर साल 2020 तक लगातार इस लेशमैनियासिस के केसेस निगेटिव होते हुए हैं, कम होते हुए हैं। साल 2010 के अंदर 23,084 केसेस थे, लेकिन साल 2020 में 2,000 केसेस के आसपास हैं, 3,000 केसेस के आसपास हैं। तो आप देख पाओगे लगातार कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से बिहार इसको ख़त्म नहीं कर पाया। नाउ इसको खत्म करने के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है हमारा जिसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पाओगे एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, यानी 3 कंट्रीज़ के बीच में MOU साइन किया गया था। और वो 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था इस बीमारी को हम खत्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आज के टाइम तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लाया गया है, और ये भी एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसके थ्रू भी हम लोग इस बीमारी को कंट्रोल करते हैं। तो आपसे पूछा जाए क्या क्या प्रोग्राम्स है, तो एक तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हमने 3 कंट्री के साथ। दूसरा, इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग जो है इस बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी बीमारी है? काला अजहर। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लेशमैनियासिस। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मज़ा भी आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।